उस दौरान में जब वो 2-2 3-3 घंटे बात नहीं होती थी, तब थोड़ा-सा ज़रूर ये लगता है कि पता नहीं कहाँ रह गया, कहाँ फँस गया, कहाँ क्या हुआ? तो एक आधा 1 घंटे बाद जब ये वहाँ से आंसर दे देते, तो थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि नहीं, वही हम अपने घरवालों से कह देते, नहीं, नहीं चिंता नहीं करो, वो बहुत हिम्मती है लड़का और कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें टैक्सी वाला एक मिल गया, बहुत अच्छा था। उसने हमें चॉप बॉर्डर जो आखिरी बॉर्डर है यूक्रेन का, वहाँ तक पहुँचाया। वहाँ से फिर हम ट्रेन लेके हंगरी पहुँचे, जो एक छोटी सिटी है ज़ुहानी, वहाँ पे हम पहुँचे और वहाँ पे हमें 10-11 घंटे लग गए वहाँ पे लाइन में वेट करने के लिए कस्टम वगैरह के लिए। कस्टम क्लियरेंस के बाद हम 10-11 घंटे बाद वहाँ पे पहुँचे ज़ुहानी बॉर्डर पे। वहाँ पे हमें रेड क्रॉस सोसाइटी ने काफ़ी हेल्प की। हमारे पापा वगैरह वो तो चाइना, पाकिस्तान सब जो थी जब इमरजेंसी वगैरह लगी थी तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि कब जब सायरन वगैरह बजते हैं तो छुप जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जब सायरन बजते थे तो हम लोग बंकरों में छुप जाते थे। एक बैग बना लिया था हमने, उस बैग में खाने का, पानी वगैरह सब कुछ हमने रख लिया था, जिससे हमें मतलब कोई भी दिक्कत ना हो वहाँ पे। दिलासा तो सबसे बड़ी बात ये थी कि एक तो व्हाट्सएप जो आपका चलता है, इसका व्हाट्सएप की जो बिल्कुल वीडियो कॉलिंग हो जाती है, इसकी वजह से बार-बार हम लोगों का एक-दूसरे से संपर्क हो जा रहा था। बाकी क्योंकि यहाँ से सिम कार्ड तो ये अवेलेबल होते नहीं हैं और कई बार कनेक्शन होता था, कई बार नहीं होता था क्योंकि वाईफ़ाई जहाँ भी नहीं मिल जाता था, तब बात हो पाती थी। तो उस दौरान में जब वो 2-2 3-3 घंटे बात नहीं होती थी, तब थोड़ा-सा ज़रूर ये लगता है कि पता नहीं कहाँ रह गया, कहाँ फँस गया, कहाँ क्या हुआ? तो एक आधा 1 घंटे बाद जब ये वहाँ से आंसर दे देते, तो थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि नहीं, वही हम अपने घरवालों से कह देते, नहीं, नहीं चिंता नहीं करो, वो बहुत हिम्मती है लड़का और कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब युद्ध की घोषणा हुई, तो एक तो ये ईस्ट में लड़ाई हो रही थी और ये वेस्ट में थे। तो मुझे कम से कम 800 किलोमीटर का रेंज का तो पता था कि 800 किलोमीटर दूर ये हैं। तो एकदम से इनके पास कुछ नहीं होगा। पास में आपकी इनकी हंगरी सीमा है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है। तो जैसे कि मोदी जी ने कहा कि नहीं साहब हम ये 4 खोल रहे हैं। तो जैसे ही ये 4 खोल रहे हैं ये पता लग गया था तो हम थोड़े-से निश्चिंत हो गए थे कि ये इनका 35 किलोमीटर जैसे सपोज़ कर लीजिए जैसे झांसी से चिरगाँव। जैसे झांसी से चिरगाँव जाने के लिए इन्हें कैब की एक ने 3-3 2 टैक्सी कर ली थी, दोनों टैक्सी से चोप स्टेशन पे पहुँच गए। वहाँ से फिर इन्हें बॉर्डर पार करने में जो इनका टाइम लगा सबसे ज़्यादा टाइम वहीं लगा इनका 10-12 घंटे। तब तक हम थोड़े-से रहे कि पता नहीं क्या होगा, इससे उस तरफ पहुँच जाएँ, थोड़ी तसल्ली हो जाए। जब उन्होंने रात के कहा 4 बजे करीब कि नहीं हमें जो यहाँ का मिल गया है, कस्टम हो गया हमारा, तो हम इसमें जा रहे हैं, अब 2 घंटे हम ज़रूर वेट कर रहे हैं, एक हमारा लड़का दोस्त पीछे रह गया है। तो फिर इसके बाद तसल्ली हो गई थी। फिर तो उसके बाद जहाँ यूपी गवर्नमेंट और वो एम्बेसी वालों ने इनको ले लिया अपने अंदर, बोले आप चिंता नहीं करिए बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री जी वगैरह भी पहुँच गए वहाँ। तो काफ़ी तसल्ली हुई थी कि आप हंगरी पहुँच गए तब तो बस ठीक है, तब तो घर आ जाएँ। और दूसरे फिर हम यहाँ से झांसी से लेने जा रहे थे इन्हें, तो जब लेने जा रहे थे तो वहाँ से फ़ोन आ गया, नहीं, नहीं आप यहाँ बिल्कुल मत आइए, हम आपके लड़के को आपके घर तक छोड़ेंगे। तो यूपी जो भवन है वहाँ पे इनको ठहरा दिया था, तो वहाँ से भी इन्होंने फ़ोटो वगैरह भेजी तो हम काफ़ी निश्चिंत हो गए कि नहीं चलो ठीक है। तो बढ़िया। हाँ। देखिए ऐसा है कि मात्र 3 महीने की बात है, 2 या 3 महीने की बात है और अभी से हम कुछ नहीं कर सकते, ये मान के चलना मान लीजिए कि जैसे अपने यहाँ कोरोना आ गया, तो क्या यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने डिले नहीं किया? हमने वहाँ भी डिले किया ना, 5-5 6-6 महीने वहाँ भी डिले किया। सारे अभी भी हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो एग्ज़ाम पहले हो जाना चाहिए था, वो अभी तक चल रहे हैं, है कि नहीं? तो हो सकता है इसके आगे जैसी सिचुएशन में वो सिचुएशन के आधार पर डिपेंड करेगा, कि अगर सिचुएशन ठीक हो जाती है, एक किसी भी कंट्री का मान लीजिए यूक्रेन उसका समझौता हो जाता है, तो समझौते के बाद तो फिर वो सारी चीज़ें नल एंड वॉइड हो जाती है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तब वहाँ की उस सिचुएशन में देखेंगे क्या होगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, युद्ध ये तय नहीं करता है कि कौन सही है, कौन गलत है, बल्कि ये तय करता है कि बचा कौन है। जब हमारे अपने युद्ध के बीच में यूक्रेन में फंस गए थे, तब हमें समझ में आता है कि युद्ध कितना भयानक हो सकता है। इसी क्रम में झांसी से अक्षेंद्र बादल, जो हमारे गृह नगर झांसी से हैं, वो यूक्रेन में फँस गए थे और सकुशल झांसी वापसी कर चुके हैं। अक्षेंद्र बादल जी से हम मुलाकात कर रहे हैं। अक्षेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। अक्षेंद्र जी,
युद्ध को आपने वहां काफी करीब से देखा है, तो आप यूक्रेन में किस जगह पर थे और वहां किस चीज की पढ़ाई कर रहे थे? हम यूक्रेन में वेस्ट पार्ट में थे, उशग्रोद सिटी में, और हम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। हमारा फाइनल ईयर था और 2 महीने ही बचे थे हमारी एग्ज़ाम होने के लिए, जो हमें मतलब डिग्री पूरी होने के लिए 2 महीने बचे थे। तो यूक्रेन में 21 तारीख से लड़ाई चालू हुई, तो आपकी वापसी किस तिथि को वहां से सुनिश्चित हुई? कैसे-कैसे आप भारत पहुंच पाए? हमारी वापसी 26 तारीख को हमने अपनी जो जर्नी थी वो स्टार्ट की थी। वो हमें टैक्सी वाला एक मिल गया, बहुत अच्छा था। उसने हमें चॉप बॉर्डर, जो आखिरी बॉर्डर है यूक्रेन का, वहाँ तक पहुँचाया। वहाँ से फिर हम ट्रेन लेके हंगरी पहुँचे, जो एक छोटी सिटी है ज़ोहानी, वहाँ पे हम पहुँचे। और वहाँ पे हमें 10-11 घंटे लग गए वहाँ पे लाइन में वेट करने के लिए, कस्टम वगैरह के लिए। कस्टम क्लियरेंस के बाद हम 10-11 घंटे बाद वहाँ पे पहुँचे ज़ोहानी बॉर्डर पे। वहाँ पे हमें रेड क्रॉस सोसाइटी ने काफ़ी हेल्प की। वहाँ पे हमें खाना, पानी सब कुछ प्रोवाइड किया गया। उसके बाद हमने ट्रेन ली बुडापेस्ट के लिए। वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, क्योंकि हमने बताया कि इंडिया से हैं हम लोग। तो काफ़ी हमारी सहायता रही है। और फिर उसके बाद हम आपने कहा कि आपने बताया कि इंडिया से है, तो इंडिया से बोलने पर क्या प्रभाव पड़ा वहाँ? पहले तो उन्होंने कहा कि 24 यूरो लगेंगे आपकी एक ट्रेन के लिए, यहाँ से बुडापेस्ट पहुँचने के लिए। तो फिर हमने इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कि आप इंडिया से हैं, आपको मतलब कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो फिर हमने बताया कि इंडिया से हैं, तो फिर उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए उस टिकट के लिए। फिर वहाँ से झांसी तक कैसे आप पहुँचे आप? उसके बाद फिर हम बुडापेस्ट पहुँचे सुबह साढ़े 6 बजे अगले दिन 27 तारीख को। उसके बाद हमारे लिए इंडियन एम्बेसी से लोग आए, 2 लोग आए। उन लोगों ने, हम 6 लोगों का ग्रुप था। हम सबको एक बीएचएस क्लब, एक हॉस्टल टाइप का था, वहाँ ले गए। वहाँ पे हमारा हिस्ट्री वगैरह की कि कौन हो, कहाँ से हो, सारी डिटेल्स हमारी ली, पासपोर्ट नंबर लिया, और हमारे लिए फ्लाइट के लिए वो लोग गवर्नमेंट को बताने लगे कि कैसे आ सकते हैं जल्दी से जल्दी इंडिया आप पहुँचे। उसके बाद फिर हमें रात को हॉस्टल दिया गया, पर्सनल, मतलब पर्सनल तो नहीं था, उसमें 5 बेड थे। तो हम सब लोग वहाँ पे रात को रुके, हमें खाना वगैरह मिला सब कुछ। जो इंडियन वहाँ पे हेल्प कर रहे थे, उन सब लोगों ने हमें खाना दिया, पानी दिया, सब कुछ, टॉवल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया। हमने वहाँ पे रेस्ट किया और अगले दिन शाम को हमारी फ्लाइट थी, हमें बताया गया कि आपकी फ्लाइट है। फिर हम फ्लाइट में पहुँचे और फिर बैठ के वहाँ पे सुबह हमारी 6 बजे फ्लाइट थी। जैसे जो फ्लाइट आपको दी गई है, तो वहाँ जो भारतीय दूतावास था, उससे कैसी मदद मिली? कितने पैसे आपके लगे उस फ्लाइट में? कोई पैसा नहीं लिया हमसे। इंडियन एम्बेसी ने हमें बोला कोई कोई पैसे नहीं लगेंगे। अक्षयन जी, आप ऐसे भारत देश में रहे हैं जो हथियारों का आविष्कारक तो रहा है, लेकिन कभी मानव हत्या के लिए उसने हथियारों का प्रयोग नहीं किया। ऐसे में आप एक ऐसे देश में फँस गए, जहाँ पर एक भयानक माहौल था, तो वो मंज़र हम जानना चाहेंगे। क्या मंज़र था वहाँ का जब 21 तारीख को लड़ाई चालू हुई, आप 5 दिन वहाँ रहे उस लड़ाई के बीचों-बीच? हाँ, तो काफ़ी मतलब, अब कोई भी है पहली बार लड़ाई देखता है, हमने तो ज़िंदगी में पहली बार देखी है। हमारे पापा वगैरह वो तो चाइना, पाकिस्तान सब जो थी, जब इमरजेंसी वगैरह लगी थी, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि कब जब सायरन वगैरह बजते हैं तो छुप जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जब सायरन बजते थे तो हम लोग बंकरों में छुप जाते थे। एक बैग बना लिया था हमने, उस बैग में खाने का, पानी वगैरह सब कुछ हमने रख लिया था, जिससे हमें मतलब कोई भी दिक्कत ना हो वहाँ पे, जितने हम 4-5 घंटे जितने हम रुक रहे हैं वहाँ पे, जब तक सायरन स्टॉप नहीं हो जाते। कितने भारतीय स्टूडेंट वहाँ पर होंगे? लगभग पूरे हमारी यूनिवर्सिटी में तो 1000-1500 कुछ हैं स्टूडेंट्स। हमारे ईयर के हैं 300 बच्चे हैं, और फर्स्ट ईयर के 400 बच्चे कुछ हैं। ऐसे करके 300-400 बच्चे हर ईयर में हैं। और पूरी यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाए, 18-20 यूनिवर्सिटी जो हैं, उसमें टोटल लगभग 15,000 कुछ बच्चे हैं। अक्षयन जी, वतन की कितनी याद आती थी आपको वहाँ पर? जब ऐसा लड़ाई का मंज़र वहाँ चालू हुआ, तो कितनी याद आती? तब घरवालों की तो याद आती थी, और लगता था कि कैसे भी करके बस अब घर पहुँच जाएँ, क्योंकि हर जगह से यही न्यूज़ आ रही कि आज यहाँ अटैक हो गया, इतने लोग मर गए या ऐसा हो गया। तो काफ़ी दिक्कत तो रहती थी वहाँ पे भी। अक्षयन जी, विश्व के अलग-अलग देशों के काफ़ी लोग वहाँ पर आपके सहपाठी रहे होंगे। तो एक भारतीय होने के नाते आपने अलग से क्या फ़ील किया वहाँ पर?
कि अगर आप एक भारत देश से अगर आप गए हैं, तो कितना सक्षम मानते हैं आप कि अगर आप भारतीय हैं, तो आपको अलग से क्या प्रायोरिटी मिली? हमें वहाँ पे बहुत प्रायोरिटी मिली। हमारी गवर्नमेंट ने हमें हर चीज़ फ्री कर दी थी वहाँ पे, तो ना हमसे कोई ट्रेन का पैसा लिया, ना फ्लाइट का पैसा लिया। जितना भी खाना था, 2 टाइम खाना मिलता था, पानी मिलता था, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहा हमारा, तो हमें बहुत सहयोग मिला। बाकी कंपेयर करें अगर अदर कंट्रीज़ से, तो हमारी भारत ने मतलब बहुत साथ दिया हमारा। अक्षय जी, जैसे युद्ध जो है अभी भी चल रहा है, आप अंतिम वर्ष के वहाँ पर छात्र थे, एमबीबीएस की आप पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या लगता है कि भविष्य अंधकार में आ गया है? हमें लगता है कि हमारी जो सरकार है, वो हमारा पूरा-पूरा समर्थन करेगी और हमें या तो इंडिया में ही एक एक चांस तो ज़रूर देगी, जो एफएमजी एग्ज़ाम है, वो देने का हमें मौका मिलना चाहिए। हमें अपनी जो प्रतिभा है, उसको दिखाने का मौका मिलेगा, तो हमें डिग्री भी मिल जाएगी, मतलब हमें लाइसेंस मिल जाएगा यहाँ पे काम करने का। क्योंकि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और हमारे साढ़े 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। जो एनएमसी ने नई गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं, उसके थ्रू कोई भी जो साढ़े 5 साल पढ़ा हुआ है, उसको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए। और अगर युद्ध समाप्त हो जाता है, शांति कायम हो जाती है, तो क्या आप वापस यूक्रेन जाके अपनी पढ़ाई को दोबारा करना चाहेंगे? इस समय तो कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि सिचुएशन इतनी ख़राब हो रही है कि कोई भी नहीं जाना चाहता। जो वहाँ से इतना कुछ देख के आया है, वो वापस तो नहीं आना चाहेगा इस टाइम तो। स्थिति अगर नॉर्मल हो जाती है, तो फिर क्या मन में विचार है कि वहाँ जाके डिग्री पूरी करेंगे क्या? फिर भी तो अभी नहीं करेंगे, अभी तो नहीं कर पाएँगे क्योंकि घर वाले तो यही कहेंगे कि नहीं करो, अभी तो मत जाओ कहीं पे भी। परिवार का कैसा सपोर्ट रहा आपको? कितना विचलित हो गए थे ये हम कहें युद्ध की घोषणा होने के बाद? क्या रहा परिवार के ऊपर प्रभाव? आप काफ़ी 5,000 किलोमीटर दूर थे यहाँ से। हाँ, मतलब घर वाले तो फ़िक्र कर ही रहे थे, सब लोग टेंशन में थे, पर हमने सबको आश्वासन दिया था कि हम कैसे भी करके सही सलामत घर पहुँच जाएँगे। और जितने हमारे साथी हैं, उनकी हेल्प करने दो हमें क्योंकि हमारे काफ़ी दोस्त थे जो कीव में फँसे हुए थे, वहाँ पे स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी। वहाँ पे एक्चुअल में वो लोग देख रहे थे लड़ाई, कितने बम वगैरह गिर रहे हैं, वहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रही है, तो सब लोग वेट कर रहे थे वहाँ पे। तो हमने उनकी पूरी हेल्प की, हम लोग जहाँ पे हंगरी में 1-2 दिन रहे, उनको पूरा रास्ता दिखाया कैसे आप सही सलामत आ सकते हो, तो अब वो भी कल उजगोरोद पहुँचे और आज वो हंगरी में हैं, तो अब वो कल तक आ जाएँगे यहाँ पे भी। किस तरीके की परेशानियाँ और फेस करने को मिली आपको? काफ़ी परेशानी मतलब यही है पैसे की प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे क्योंकि एटीएम सारे खाली हो गए थे और जिन एटीएम में लाइन लग रही थी वो बहुत लंबी थी और खाने-वाने के लिए लाइन लग रही थी बहुत ज़्यादा और हर चीज़ महँगी हो गई थी बहुत पहले के मुकाबले। अर्थव्यवस्था पे अंतर तो आते ही, युद्ध होता है तो पर्यावरण पर आता है, अर्थव्यवस्था पे अंतर आते ही आता है। और कोई अभी आपके कितने सहपाठी वहाँ और फँसे हुए हैं यूक्रेन में? जो आपके करीबी सहपाठी हो या आपके करीबी मित्र हो? हमारे एक करीबी मित्र है सारांश जैन, वो अभी सुमी यूनिवर्सिटी में फँसा हुआ है, वहाँ पे हालात भी काफ़ी बिगड़ रहे हैं, खार्किव के पास ही है वो भी। तो उनके लिए हम मतलब हेल्प कर रहे हैं जितनी ज़्यादा हो सके। एक बस सर्विस है, एक टैक्सी वालों से कुछ बात हुई है, वो हेल्प करने के लिए तैयार है हमारी। तो उनको भी यूक्रेन के थ्रू, बॉर्डर के थ्रू हंगरी पहुँचाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? छतरपुर के रहने वाले हैं। ये थे हमारे साथ हमारे झांसी गृह नगर के अक्षेंद्र बादल जी, जो कि यूक्रेन से भयानक नंजर मंजर जो होता है युद्ध का वो देख कर आए हैं। पूरे झांसी वासियों को इस बात की खुशी है कि वह सकुशल झांसी नगरी आ पहुँचे।